अरे भानुमति, ओ भानुमति, अरे सुनती हो? हाँ, क्या हुआ? इधर आओ तो, जल्दी से आओ ना। हाँ, क्या हुआ जी? बैगन के बगीचे को अच्छे से देख रेख कर रही हो ना? इतने दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी बैंगन नहीं आए हैं। मैं तो रोज इसका देख रेख करती हूँ, सुबह शाम बगीचे में पानी देती हूँ, फिर भी हमें इसका फल नहीं मिल रहा है। ठीक है ठीक है, तुम इसे अच्छे से देख रेख करना, मैं भी खेत में जाता हूँ। देखो भानुमति, हमारे बगीचे में एक बैगन निकल आया है, लेकिन ये तो बस एक ही है। इसको क्या ही बाजार में बेचूं? ऐसा करो, तुम इसकी सब्जी बनाओ, मैं खेत से लौटकर खाना खाऊंगा, है ना? ठीक है। इतनी मेहनत करके मैंने इस बगीचे को पानी दिया, बदले में बस एक ही बैंगन मिला। धीरे धीरे काटो, मुझे धीरे धीरे काटो। अरे ये कैसी आवाज है? पर कहाँ से आ रहा है ये आवाज? धीरे धीरे काटो, मुझे धीरे धीरे काटो। अरे ये तो इस बैंगन से आ रहा है, क्या है इसमें? बाप रे बाप, मैं जल्दी यहाँ से भाग जाती हूँ। वो बैंगन से वो बैंगन से क्या? वो बैंगन से कुछ आवाज आ रहा है। क्या बात कर रही हो? ये भला कैसे हो सकता है? नहीं, मैं आपको बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आपको यकीन नहीं होता तो आप चलिए मेरे साथ। ठीक है, चलो। अब तुम इसको मेरे सामने काटो। धीरे धीरे काटो, मुझे धीरे धीरे काटो। अरे ये तो तुम बिल्कुल सच बोल रही थी। ये आवाज वो भी बैंगन से, लेकिन धीरे से ही सही, फिर भी तुम इस बैंगन को काटो। भानुमति धीरे धीरे बैंगन को काटती है। अरे ये क्या? एक छोटी सी लड़की। हमारे तो कोई संतान नहीं है। मैं इस लड़की को अपनी बेटी स्वीकार करती हूँ। बेटी, बेटी तुम इस बैंगन से निकली हो, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम बैंगनमती रखना चाहती हूँ। बैंगनमती अपनी नई माँ पाकर बहुत खुश हो जाती है। बैंगनमती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। बैंगनमती पास ही अपने पिता के हाथ बटा रही थी। तभी उस राज्य का राजा अपना भेष बदलकर प्रजा का हाल पूछने निकले थे। तभी उसकी नजर खूबसूरत बैंगनमती पर पड़ती है। राजा पास में एक आदमी से पूछा, ये किसकी लड़की है? अरे इसी किसान की बेटी है। राजा ने अपने महल में पहुंचकर उस किसान को बुलावा भेजा। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जब तुम अपने खेत में काम कर रहे थे, उस वक्त तुम्हारे साथ एक लड़की थी। वो लड़की कौन थी? महाराज, वो एक तरह से मेरी बेटी है और नहीं भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसके बाद किसान ने राजा को सारी बातें बता दी। उसके बाद सारी बातें जानकर राजा ने कहा, अच्छा, मैं बैंगनमती से शादी करके उसे रानी बनाना चाहता हूं। महाराज,
आप एक मामूली से किसान की बेटी से शादी करेंगे? हाँ, बिल्कुल हम करेंगे। हम उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। किसान बहुत खुश हो गया। वो घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। सारी बात सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद राजा के साथ बैंगनमती का विवाह हो जाता है। बेटी के विवाह के बाद माँ बाप दुखी रहने लगे। इधर जब नए बहू महल में प्रवेश किया तो बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। राजा ने अपनी नई पत्नी का नाम बैंगन सुंदरी रखा। नई रानी को देखकर बड़ी रानी भी कहने लगी, तुम कितनी सुंदर हो छोटी बहन। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। सब लोग छोटी रानी के स्वभाव और सुंदरता की तारीफ करने लगे, जिसे देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से जलने लगी। ये छोटी सी किसान की बेटी ना जाने कहां से आकर सबका ध्यान अपनी ओर कर लिया। मुझे तो आप कोई पूछता भी नहीं है। एक दिन की बात है, महारानी ने बैंगन सुंदरी से पूछा, छोटी रानी, तुम्हारा जान कहाँ पर है? अरे बड़ी बहन, जान और कहाँ पर होगी? जान तो मेरे दिल में ही है। ये नहीं हो सकता। तुम तो इंसान के पेट से पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए तुम्हारा जान शरीर के अंदर नहीं होगा। जरूर किसी और जगह पर रखी है। बड़ी बहन, तुम्हें ये बात मालूम करने की क्या आवश्यकता है? जरूरत तो कुछ नहीं, बस यूं ही मालूम करना चाहती थी कि बाद में तुम्हें कोई नुकसान ना हो। बहन, तुम ये ख्याल छोड़ दो, क्योंकि ये बात मैं किसी को कहूंगी ही नहीं तो मेरा नुकसान कौन करेगा? तो क्या तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर में नहीं है? नहीं बहन, मेरी जान इसी शरीर में है। बात छुपाने से क्या होता है? असल बात तो अब खुल गई है। अब तुम बता भी दो, तुम्हारी जान कहाँ पर है? बहन, ये बात बताना मना है। भला अपनी बड़ी बहन को बताने में क्या दिक्कत है? नहीं बहन, सगे घर वालों को भी ये बात बताने की इजाजत नहीं है। छोटी रानी ने बात ना बताई, मगर बड़ी रानी ने भी पूछना ना छोड़ा। खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते वो बैंगन सुंदरी से यही बात पूछती रहती। इसी तरह से 1 साल बीत गया। दिन रात वही सवाल सुनते सुनते बेचारी छोटी रानी परेशान हो गई थी। आखिर तंग आकर एक दिन उसने कह दिया, अच्छा, किसी दिन बता दूंगी बहन। बैंगन सुंदरी, याद रखना, तुमने वादा किया है, रानी होकर झूठ ना बोलना। आज मैं बिना सोचे समझे क्या कह डाला। अब तो बड़ी रानी को ये बात बतानी ही पड़ेगी कि मेरा जान किस चीज में है। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो झूठी बनूंगी। अब मैं क्या करूं? फिर छोटी रानी राजा के पास गई और बोली, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला मत देना। चुप रहो रानी, ऐसी बात मत कहो। नहीं महाराज, मेरी सारी बातें सुन लीजिए। अगर मैं मर जाऊं तो इस महल के बाहर कहीं दूर, जहां लोगों का आना जाना ना हो, वहां पर एक मकान बना देना और उसी मकान में मुझे पलंग सहित रख दीजिएगा। रानी, तुम चुप करो। ये बातें तुम मुंह पर मत लाओ। हाँ महाराज, अभी चुप हो जाती हूँ। बस आखिरी बात सुन लीजिए। उस मकान में बहुत सारा अनाज, दाल, चावल, नमक, तेल, चीनी और पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा। कुछ दिन बीत गए। फिर बड़ी रानी ने छोटी रानी से पूछा, छोटी रानी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जान कहाँ पर है? तो क्या बहन, सचमुच बताना ही पड़ेगा।
तुमने वादा किया है, अब क्या तुम उसे पूरा नहीं करोगी? अगर मैं बता दूंगी तो तुम जरूर मेरी जान ले लोगी। राम राम, ये क्या कहती हो? मैं भला ये क्यों करूंगी? अच्छा, थोड़े दिन और ठहर जाओ, मेरे बच्चे को जन्म लेने दो, उसके बाद बता दूंगी। ये बात सुनकर कि छोटी रानी का बच्चा होने वाला है, बड़ी रानी और ज्यादा जलने लगी। अगर तुम अभी नहीं बताओगी तो मैं पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि छोटी रानी रानी होने पर भी मामूली लोगों की तरह झूठ बोलती है। अच्छा तो लो सुनो, मेरे पिता के खेत के करीब एक कुआं है। उस कुएं के अंदर एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक सोने की डिब्बा है। डिब्बे के अंदर एक माला है। वो माला ही मेरी जान है। छोटी रानी, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। देखो, वो कुएं के अंदर एक संदूक, वो संदूक के अंदर एक डिब्बा और डिब्बे के अंदर एक माला में है। तुम्हारी जान को भला कौन ले सकता है? दूसरी तरफ हम जैसे लोगों की जान देखो, इतनी सस्ती है कि जरा कना दबाया नहीं, जान निकल गई। खैर, तुम सही सलामत रहो। बड़ी रानी वहां से चली गई। फिर वो एक दासी से कहकर एक गोटा खीर को वहां पर बुलाया। देखो, अगर तुम मेरे एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 10 सोने की मोहर दूंगी। क्या काम है महारानी जी? फिर महारानी ने बैंगन सुंदरी के पिता के खेत के बारे में बताया। वहां पर एक कुआं है और कुएं के अंदर संदूक है और संदूक के अंदर एक डिब्बा है और वो डिब्बा को तुम चुपचाप निकाल लाओ। और हाँ, किसी को कानों कान खबर ना हो। गोटाखेर उसी वक्त कुएं से डिब्बा खोदकर ले आया। महारानी, ये लीजिए आपका डिब्बा। उधर कुएं से डिब्बा निकालते ही बैंगन सुंदरी की तबीयत खराब रहने लगी। इधर बड़ी रानी ने डिब्बा से माला निकाली और उलट पलट कर देखी। जैसे ही वो माला को अपने गले में डाली, उसी वक्त बैंगन सुंदरी तड़पने लगी और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। पूरे महल में कोहराम मच गया। राजा भी रोने लगे। तभी राजा को बैंगन सुंदरी की उस दिन की बातें याद आने लगी। उसने उसी वक्त मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, जितना जल्दी हो सके बैंगन सुंदरी के लिए राज्य के बाहर एक मकान बनवाया जाए। अब मकान का क्या होगा महाराज? अब रानी के मृत शरीर को जला देना चाहिए। नहीं, बैंगन सुंदरी की यही इच्छा थी। राज्य के बाहर जहां लोगों का आना जाना ना हो, वहां एक मकान बनवाया जाए और बैंगन सुंदरी को पलंग समेत यहां पर पहुंचा दिया जाए। ये सब के अलावा राजा ने वो सब आदेश भी दी जो बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा था। आपकी जैसी इच्छा महाराज। बैंगन सुंदरी ने जैसे कहा था, बिल्कुल वैसे ही एक मकान बनवा दिया गया और बैंगन सुंदरी को पलंग समेत वहां पर लेटा दिया गया। दिन पर दिन गुजरते चला गया। इसी तरह से 1 साल गुजर गया। सोत के मर जाने से बड़ी रानी बहुत ही खुश थी। उसका तो कलेजा ठंडा हो गया था, लेकिन राजा तो बैंगन सुंदरी की याद में बहुत ही दुखी रहने लगा था। छोटी रानी की याद आते ही उसकी आंखें डबडबा जाती थी। वो अक्सर सोचता कि बैंगन सुंदरी ने यह मुझसे क्यों कहा था कि महाराज मेरे शरीर को जलाना मत? तो क्या बैंगन सुंदरी एक बार फिर से जी उठेगी? शायद बैंगन सुंदरी इस मकान के अंदर सो रही है, पलंग पर पड़ी अकेली सो रही है। वो जाग कर शायद मुझे ढूंढती हो और बाहर निकलने का रास्ता ना पाकर, महाराज
महाराज चिल्लाती हो। लेकिन फिर राजा को विचार आता कि इंसान मरकर कभी जिंदा नहीं होते। अपने मन को समझाने के लिए राजा रोज बैंगन सुंदरी के मकान की चारों ओर चक्कर लगाया करता था। एक दिन अचानक उसने सुना कि मकान के अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। राजा ये सुनकर चौंक पड़ा। अरे ये बच्चा कहां से आया? राजा फिर मकान के अंदर चला गया। राजा देखता है कि बैंगन सुंदरी तो पलंग पर मृत पड़ी हुई है, लेकिन उसकी बगल में एक सुंदर सा लड़का था। महल पहुंचकर राजा सोचने लगा, हो ना हो ये बैंगन सुंदरी का ही बच्चा है। राजा अब रोज बच्चे को देखने मकान में आने लगा, लेकिन मकान में कोई नई बात नजर नहीं आ रही थी। वो हर रोज देखता कि बैंगन सुंदरी जिस तरह से पड़ी थी उसमें कोई बदलाव ना आया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब वो 3-4 साल का हो गया तब टूटे फूटे शब्दों में कुछ बोलने भी लगा था। राजा ने एक दिन बैंगन सुंदरी की तरफ इशारा करके पूछा, ये कौन है? माँ। तुम्हें खाना कौन खिलाता है? माँ। किस वक्त? रात को। ये सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने बच्चे से कहा, तुम अपनी माँ से कहना कि राजा जी पूछते हैं कि तुम दिन में क्यों सोती हो और रात को क्यों जगती हो। अच्छा, पूछूंगा। रात को बैंगन सुंदरी रोज की तरह उठी और जब बच्चे को खिलाने लगी तो उसने कहा, अम्मा मेरा पेट तो भरा हुआ है। तुम्हारा पेट किस तरह से भर गया बेटा? राजा जी मुझे आज बहुत सी मिठाई खिला कर गए हैं और ये भी पूछे थे कि तुम्हारी माँ रात को क्यों जगती है और दिन को क्यों सोती है। बैंगन सुंदरी समझ गई कि राजा ने आकर सब कुछ देख लिया है। अब छुपाने से क्या होगा, मुझे अब सब बता देना चाहिए। देखो, ये जो राजा जी यहाँ पर आते हैं वो तुम्हारे पिता है। कल जब महाराज यहाँ आए तो कहना कि माँ की जान जिस माने में है वो बड़ी रानी के पास है। बड़ी रानी दिन भर उस माने को पहने रखती है, इसीलिए माँ सारा दिन बेहोश पड़ी रहती है। पर रात को सोते वक्त जब बड़ी रानी माला को गले से उतार देती है तो माँ उस वक्त जाग उठती है। फिर वो पलंग से उठकर नहाती धोती है और मुझे खाना खिलाती है। दूसरे दिन जब राजा आया तो बच्चे ने सारी बात कह सुनाई। सारा मामला राजा को समझ में आ गया। वो गुस्से में सोचने लगा, बड़ी रानी, आज तेरी वजह से मेरी छोटी रानी आज यहाँ पर पड़ी हुई है। मैं तो तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा। महल में जाकर राजा ने बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी, हमारे मित्र का एक बहुत ही प्यारा बेटा है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे महल में लेकर आना चाहता हूं। बच्चे तो मुझे भी बहुत ही पसंद है, आप उसे जरूर लेकर आइए। परंतु एक बात है, वो लड़का है बहुत जिद्दी। जो चीज मांगता है जब तक वो मिल ना जाए रो रो कर आफत खड़ी कर देता है। तो क्या हमारे महल में किसी चीज की कमी है? वो जो भी चीज मांगेगा उसे दे दी जाएगी। अच्छा ठीक है रानी, तब उसे मैं लेकर आता हूं। ये कहकर राजा बैंगन सुंदरी के मकान में गया और लड़के से कहने लगा, जब रानी तुम्हारे पास आए उसी वक्त उसके गले की माला पकड़ लेना
और जोर जोर से रोना शुरू कर देना। जब तक रानी तुम्हें वो माला ना दे, तुम रोते ही रहना, ठीक है? इस तरह से समझा बुझाकर राजा लड़की को बड़ी रानी के पास महल में ले आया। रानी ने उसे बड़े ही प्यार से बुलाया और उसके पास आकर बोली, अरे ये लड़का तो बहुत ही प्यारा है। लड़का उस वक्त माला लेने के लिए जोर जोर से रोने लगा। मुझे ये माला चाहिए, चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, मुझे ये माला चाहिए, मुझे ये माला चाहिए, मुझे ये माला चाहिए। रानी ने उसे बहलाने फुसलाने की बहुत ही कोशिश की। कई तरह की मिठाइयाँ, खिलौने आदि पेश किया गया, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार ना था। तब राजा ने उदास होकर कहा, दूसरे के बच्चों को क्यों रुलाती हो? आखिर वो मांगता क्या है? मेरे गले की माला मांगता है। तो तुम दे क्यों नहीं देती? नहीं नहीं, ये माला तो मैं किसी को नहीं दे सकती। अरे ये माला बच्चे को दे दो, मैं तुम्हें इस तरह की दूसरी माला लाकर दे दूंगा, ठीक है? ये माला तो मैं हरगिज ना दूंगी। अरे नहीं दोगी तो यह लड़का रो रो कर मर जाएगा। पराए बच्चे को घर लाकर क्या यूं ही मार दोगी? बच्चे का रोना देखकर रानी को उस पर दया आ गई और सोचने लगी, छोटी रानी तो अब मर ही चुकी है, थोड़ी देर के लिए यह माला बच्ची को दे दी जाए तो क्या हर्ज है। इस समय तो मैं माला दे देती हूँ, लेकिन जब लड़के का मन बहल जाए तो माला मुझे वापस ला देना। हाँ हाँ रानी, तुम उसे अभी के लिए माला दे दो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें माला लाकर दे दूंगा। रानी ने माला निकालकर राजा को दे दी और राजा लड़के को लेकर महल से बाहर बैंगन सुंदरी के मकान में जा पहुंचा। राजा ने अंदर जाकर बैंगन सुंदरी के गले में वो माला डाल दी। माला पहनते ही बैंगन सुंदरी उठ बैठी। राजा ने बैंगन सुंदरी से कहा, वो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं सुंदरी, लेकिन तुमसे एक विनती है। अभी 2-4 दिन के लिए तुम यहीं पर रहो, बाद में मैं तुम्हें महल लेकर जाऊंगा। उस रात राजा जब राजमहल पहुंचा तो बड़ी रानी ने पूछा, आज इतनी रात तक कहाँ पर रह गए थे आप? मैं अपने सेनापति और मंत्रियों से सलाह मशवरा कर रहा था। क्या सलाह मशवरा कर रहे थे आप? एक दूसरे देश का राजा हमारे देश पर हमला करने वाला है, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए ये सलाह दे रहे थे कि तुम्हें कहां पर छुपा कर रखा जाए जहां पर तुम सुरक्षित रह सको। हे राम, ये युद्ध के नाम से तो मुझे बड़ा ही डर लगता है। तो क्या फैसला किया है आपने? मैंने सोचा कि हमारे महल का गुप्त तहखाना, वहां पे मैं तुम्हें छुपा कर रखूं। तो जल्दी ही मेरी तहखाने में जाने की तैयारी कीजिए। दूसरे ही दिन राजा ने बड़ी रानी को तहखाने में छोड़कर आ गया और बाहर से ताला लगा दिया। सैनिकों को आदेश दिया कि अब सारी उम्र के लिए बड़ी रानी इसी कैद खाने में रखा जाएगा। अगले सुबह राजा बैंगन सुंदरी और अपने बेटी को महल में लेकर आ गया। वो एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे, जबकि बड़ी रानी वही कैद खाने में सड़ती रही।